अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहर में मौजूद फखर में खुश आमदीद। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जनरल बाजवा साहब के हवाले से किए जाने वाले इस इंकशाफ के जनाब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ राग़ब इस वजह से हुए थे कि उनको जनरल बाजवा साहब ने इस बारे में मशवरा दिया था या उन्होंने इस बात का इशारा किया था कि जनाब पाइंदो सियासत पर सेल चले जो उसके ऊपर अब जनरल बाजवा साहब की तरफ से उनके एक करीबी साथी की तरफ से इस बात का जवाब आ गया है, रद्द अमल आ गया है, बड़ी क्लैरिटी के साथ आया है। उन्होंने कहा जनाब मैं नहीं सी क्या के अंदर जाना है, मेरी इस तरह की कोई भी नीयत नहीं थी, क्योंकि इदारे की तरफ से जब एक बात तय हो गई है कि आपने ए पॉलिटिकल होना है, आपने न्यूट्रल रहना है, तो फिर उसके बाद इस बात की बतौर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये गुंजाइश बचती ही नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई भी राय दूं। और उनका ये कहना था, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने कि जिस वक्त ये तहरीक अदम एतमाद का मामला चल रहा था उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से खुद उनको फ़ोन किया गया और उनसे पूछा गया कि जनाब कन्फ्यूजन बड़ी है, हम जरा क्लैरिटी दस दो सी जाना किड़े पासे है, हमने किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना। तो उसके ऊपर मैंने उनको कोई भी रद्द अमल नहीं दिया। कुछ दिन के बाद एक मरतबा फिर परवेज़ इलाही साहब का फ़ोन आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब बता दें आपकी बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बढ़ती चल जा रही है और हम इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां से हमें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कौन सा फ़ैसला हमारे लिए बेहतर होगा। जनरल बाजवा साहब ने अपने उस जो है साथी जिसने ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसको ये बताया कि जनाब मेरी सियासतदानों के साथ, बहुत सारे सियासतदानों के साथ बहुत सारी दोस्तियाँ, जिनमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी हैं, जिनमें फ़रोग नसीम साहब भी हैं, जिनमें परवेज़ खटक साहब भी हैं, जिनमें ज़ुबैर साहब भी हैं मुस्लिम लीग नून के। तो उन्होंने कहा कि मेरी अक्रॉस दी बोर्ड दोस्तियाँ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने इदारे से आगे बढ़कर कोई फ़ैसला करूँ। और इसी गुफ्तगू के दौरान मुझे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का जिक्र किया कि मुन्नस है चाहता है कि जनाब इमरान खान नाल जाया जाए। तो जब उन्होंने ये बात की कि मुन्नस इलाही जो उनके साहबजादे हैं वो ये समझते हैं कि निका चौधरी है चांदा बड़ा चौधरी है करे, तो फिर सबसे बड़े चौधरी की तरफ से उनको ये कहा गया कि भाई आपको जहां मुनासिब लगता है आप वहां पर चले जाएं, और अगर आपको ये समझता है कि इमरान खान ठीक है तो इमरान खान की तरफ चले जाएं। और जनरल बाजवा साहब का ये कहना था कि इससे ज़्यादा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा जनाब अगर मैंने भेजना था काफ लीग को चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तो मैं अकेले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को क्यों भिजवाता, मैं शुजात साहब को भी साथ भिजवाता, मैं बाकी लोगों को भी साथ भिजवाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये जो इंकशाफात हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस हवाले से कल सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ने वीलॉग किया था और आज भी उनका उसी वीलॉग के सिलसिले का एक दूसरी कड़ी भी सामने आई है। और इन वीलॉग्स के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातों का इंकशाफ किया जो ख़ास तौर पर एक्सपीरियंसेस हैं जनरल बाजवा साहब के नवाज शरीफ साहब के साथ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ। क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने अपने टेन्योर के अंदर ये 4 वज़ीर आज़म तो डायरेक्टली भुगताए हैं ना, लिहाजा उनको इस बारे में इल्म है कि कौन सा वज़ीर आज़म क्या कर सकता है। और मंसूर अली खान साहब का ये भी मानना है कि बल्कि उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि ये जो बातें जनरल बाजवा साहब के हवाले से मैं कर रहा हूँ, आप ये बात समझें कि ये जनरल बाजवा साहब ही ताड़े नाल गल्लां कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये वो जो सोर्स है मेरा वो इस हद तक जो है वो उनका जिसे हम कह सकते हैं कि काबू में था। इसी गुफ्तगू के जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है और वो है इमरान खान साहब की तरफ से बनाए जाने वाला साइफर का बयानिया और ये जो गैर मुल्की साजिश है, इसके अंदर बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन सामने आई है। आपको मालूम है कि पीडीएम की तरफ से फरवरी के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि वो मरकज़ी हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और उसके लिए तहरीक अदम एतमाद को पर जो है हतमी फ़ैसला करने के लिए लाहौर में मॉडल टाउन में इजलास हुआ था, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मरियम साहिबा और बिलावल साहब को अपने दाएँ बाएँ खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान भी किया था और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के ऊपर मुख्तलिफ जो हैं वो इजलास शुरू होते रहे। उसके बाद चूँकि पीपल्स पार्टी ने महंगाई मार्च का ऐलान किया हुआ था, पीपल्स पार्टी ने अपने महंगाई मार्च का आगाज़ किया और वो कराची से जो लॉन्ग मार्च है वो लेकर इस्लामाबाद पहुँचे थे। और जिस दिन यानी तकरीबन कोई 8 मार्च को या 7 मार्च को जब वो पहुँचे इस्लामाबाद, तो उसी दिन इन्होंने तहरीक अदम एतमाद ख्वाजा आसिफ
साहब, सरदार अयाज सादिक और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जाकर नेशनल असम्बली में जमा करा दी थी। अब इमरान खान साहब ने ये वाली जो एक्टिविटी है उसमें से बाकी सारे हिस्से अपने पॉलिटिकल बयानिए से निकाल दिए और सिर्फ एक चीज़ को रखा कि 7 मार्च को अमेरिका के अंदर डोनाल्ड लू की मुलाकात होती है हमारे जो सफ़ीर हैं असद मजीद साहब, जो अब सेक्रेटरी खारजा बन चुके हैं, और वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद दायर कर दी जाती है, जमा करा दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका के कहने पर जमा कराई गई। और अब ये जो टाइम लाइन्स हैं ये इस वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। मंसूर अली खान साहब ने अपने इसी व्लॉग के अंदर इस सारी कहानी का भी पर्दाचाह किया है और जनरल बाजवा साहब से जो राब्ता करके उन्होंने ये कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन जो हैं वो शेयर की हैं। और इसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मामला है साइफर का, उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा साहब का कि 11 मार्च को कामरा के अंदर एक मीटिंग हुई थी, क्योंकि कामरा में वो जो पाकिस्तान ने ये जो कराकोरम, वो क्या नाम है उनका, वो बनाए थे जहाज़, तो वो उसका कोई इफ्तिताह था। और उसके बाद वहाँ पर एक बंद कमरे के अंदर इजलास हुआ था जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, आर्मी चीफ और इमरान खान साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर बाजवा साहब ने साइफर के बारे में इमरान खान साहब को बताया था। उससे पहले इमरान खान साहब को इस साइफर के हवाले से इल्म नहीं था। और उसी मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब ने, क्योंकि उस वक्त तक 11 मार्च तक तो तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई थी, तो इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि जनाब ये बात तो ठीक है, ये ऐसे कागज़, ऐसे साइफर और ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, कोई बात नहीं इसकी, लेकिन ये जो तहरीक अदम एतमाद आई है ज़रा तो साड़ी जान छुड़ाओ। तो उस पर जो है जनरल बाजवा साहब ने कहा कि जनाब हम अब न्यूट्रल हो चुके हैं, तहरीक अदम एतमाद को कामयाब या नाकाम बनाने में मैं कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप दोनों को या आपके जो वो हैं, आपको एक टेबल पर बिठा सकता हूँ जहाँ पर आप बैठ के बात करें, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप ये बात तय करें कि आप उनको मैक्सिमम क्या चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं, और उसके बाद आके तहरीक अदम एतमाद के ऊपर कोई फाइनल कोई नतीजा पहुँचे। अब इसी दौरान OIC का इजलास भी होना था, इसी दौरान यौम पाकिस्तान की परेड भी होनी थी, ये सब कुछ इसी दौरान होना था। लिहाजा ये तय पाया कि ये वाले काम निपटा लें तो फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के ऊपर अपोजिशन के साथ, उस वक्त की अपोजिशन के साथ रब्ता किया जाएगा। और उसके बाद 26 मार्च को एक मेस के अंदर मुलाकात हुई जिसके अंदर जरदारी साहब, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके साहबजादे मौलाना असदुर रहमान साहब वगैरह उस मेस के अंदर मौजूद थे, आर्मी चीफ थे, और DGISI नदीम अहमद अंजुम साहब भी उसी मीटिंग के अंदर मौजूद थे। वहाँ पर ये बात हुई कि इमरान खान साहब की तरफ से पेशकश है कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें तो हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, जिसके ऊपर आसिफ जरदारी साहब, मौलाना साहब और बिलावल साहब ने कहा कि हम इमरान खान की बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, वो पहले भी कई बातें करके मुकर चुका है, लिहाजा इस मरतबा भी जो है वो मुकर जाएगा। अलबत्ता साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का ये मानना है कि शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से ज़रा उनके अंदर थोड़ी सी लचक थी, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान कह रहे थे चलो यदि गल मान लो, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो बाकी शख्सियात थी वो इस बात पर नहीं मान रहे थे, बल्कि इस मौके पर बिलावल साहब की तल्ख कलामी भी हो गई जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और बिलावल साहब ने जनरल साहब को ये बात कही कि जनाब ये आप हम पर दबाव डालकर हमसे अपना मनपसंद फ़ैसला जो है वो मंजूर कराना चाहते हैं, और अगर ऐसा आप करेंगे, हम पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो फिर हम पब्लिक में जाएंगे और जाकर ये वाली सारी बात करेंगे। जिसके बाद DGISI ने जनरल बाजवा साहब से कहा कि सर हमने अपना मकसद, हमने अपनी बात कर दी है, इनके सामने रख दी है, इनका जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया, ये इलेक्शंस में भी नहीं जाना चाहते, लिहाजा हम जाकर प्राइम मिनिस्टर को बता देते हैं कि जनाब आपकी ऑप्शन को उन्होंने रद्द कर दिया है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड के अंदर जलसा किया और वहाँ पर जाकर इस साइफर की कहानी को सामने लेके आया। फिर वो अपने वो ऑडियो टेप्स वगैरह सुनी हुई हैं वो, जिसके अंदर कहा था कि लेट्स प्ले विद इट। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि मंसूर अली खान साहब कल के वीलॉग के अंदर भी उन्होंने बड़ी इस हवाले से डिटेल बातें की हुई हैं कि किस किस तरीके से इमरान खान कौन कौन सी बात कहते थे। वो उनको बाजवा साहब को बॉस कहते थे, वो उनको कहते थे हम पार्टनर हैं, उसके बाद ऑफ़र्स की जाती थी, फिर फरमाइशें की जाती थी। बल्कि यहाँ पर जनरल बाजवा साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि एक वक्त ऐसा था
بلکہ سوال پوچھا گیا ان سے کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا اختلاف ہوئے. ان کا جی نواز شریف کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن اس وقت ادارے کے اندر یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ جو مسائل کا حل ہے وہ عمران خان سے ملے گا. بندہ بڑا نیک ہے، بندہ ایماندار ہے، بندہ بڑا اپ رائٹ ہے، بندے کے پاس بڑے پلان ہیں، بندے کے پاس بڑی معاشی پالیسی ہیں، 200 بندے کی ٹیم ہے. وہ اقتدار میں آئے گا تو 500 ارب ڈالر کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ جائے گی، فورن انویسٹمنٹ ایسے آئے گی جس کو سیلاب آ جائے گا، پاکستان ایک دم سے سارے کے سارے مسائل سے نکل جائے گا. اس طرح کے سہانے خواب دکھائے گئے تھے. میرا خیال ہے مطلب باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا. لہٰذا انہی خوابوں کے چکر کے اندر یہ ساری گیم چلی. 2018 کے الیکشن ہوئے، RTS بیٹھا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ خواب جھوٹے ثابت ہوئے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ادارہ جہاں پر عمران خان صاحب کے لیے یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ جناب یہ مسائل کا حل ہے، تو اسی ادارے کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ بھائی جان ہے تو مسائل دا حل نہیں ہے، تو مسائل کی جڑ ہے، یہ ہے وجہ تنازع ہے. یہ مسائل حل نہیں کرنے آیا بلکہ مسائل کو بڑھانے آیا ہے. اور 26 میں سے 20 کور کمانڈر کانفرنس میں 26 میں سے 20 لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یار یہ ہماری جان کو عذاب ہے، اس سے جان چھڑائی جائے. صرف 6 لوگ ایسے تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ نہیں، ان کو بھی مزید وقت دینا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ 6 بھی یہ کہہ بیٹھے نہیں یار ہے تو جان چھڑاؤ، یہ اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، یہ تو ہماری کریڈیبلٹی بھی ساری کی ساری کھا گیا. یعنی یہ سوچ وہاں پر ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد نیوٹرلٹی کے عمل کا آغاز ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیوٹرلٹی کا جو پوسچر بنایا گیا، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے عمران خان صاحب کا. کیونکہ اگر عمران خان صاحب اس قدر نااہلی کا مظاہرہ نہ کرتے، اس قدر جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ گورننس کے جو ہے وہ نمونے نہ پیش کرتے، عثمان بزدار اور محمود خان صاحب جیسے کریکٹر سیاست کے اندر لانچ نہ کرتے، تو شاید عمران خان صاحب آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوتے. البتہ اگر دیکھا جائے تو اس سارے یہ جو گفتگو جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے بواسطہ منصور علی خان صاحب، ایک بات طے ہو گئی کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنے دور کے اندر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے نواز شریف صاحب کی قربانی دی گئی. یہ بات طے ہو گئی. کیونکہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ادارے کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ یار مسائل کا حل یہ بندہ ہمیں نا اس کھوبے سے نکال سکتا ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بندہ یہ کام کیسے کرے گا، اس کو اس گیم کا کیسے پتہ ہے. وہ جو اکنامک ٹیم کے بارے میں یہ دعوے کرتے ہیں اس کے اندر کتنی سچائی ہے. پھر یہ ہوا کہ وہ جو اکنامک ماسٹر مائنڈ تھا وہ اکنامک ہٹ مین ثابت ہوا. اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر ہی اسد عمر سے ہاتھ جوڑے گئے، بھائی تہاڈی مہربانی تسی گھر جاؤ، یہ وزارت خزانہ چلانا آپ کا کام نہیں ہے. کیونکہ جس وقت تھا IMF کے ساتھ شرائط، نرم شرائط کے اوپر نیگوسیشن کرنے کا، اس وقت عمران خان صاحب کا وہ بیان ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ IMF کے سامنے جانے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. اور پھر اب چونکہ وہ تازہ بیان تھا لہٰذا اسے پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے. تو اس چکر کے اندر یہ ساری گیم چلائی گئی. لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا اعتراف آیا. میری نظر کے اندر یہ اعتراف تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب اگر وہ زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کے لیے تو بہت ساری چیزوں کو استعمال کیا گیا، پیناما پیپر کو استعمال کیا گیا، JIT کو استعمال کیا گیا اور مختلف فیصلوں کو استعمال کیا گیا، سزائیں دلوائی گئیں، نااہل کیا گیا، سیاست کے منظر سے آؤٹ کیا گیا، مسلم لیگ نون کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو جو ہے ہٹایا گیا سامنے سے تاکہ عمران خان صاحب کی شاہی سواری یہاں سے گزر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان غلطیوں کا جو خمیازہ ہے وہ صرف ادارے نے نہیں بھگتا، اس کا ان غلطیوں کا خمیازہ جو ہے میں نے اور آپ نے اور پورے پاکستان نے بھگتا ہے. اب یہ جو غلطیاں ہیں یا ان غلطیوں کا جو بوجھ ہے وہ جب ادارے نے دیکھا کہ یار ہم سے نہیں اٹھایا جاتا تو انہوں نے چکے لاتا ساڑھے تھے کہ بھائی نے غلطیاں ہوئی ہوں آپ سنبھالو. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ والی جو چیز ہے، یہ جو اعتراف ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس اعتراف کے ساتھ اگر جو ریمیڈی ہے وہ بھی سامنے آ جائے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. کیونکہ ایک شخص کو آپ نے
آدھے سے زیادہ پاکستان کے سامنے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کرپٹ ہے، وہ جو ہے چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، منی لانڈرر ہے، آپ نے پورے پاکستان کے وسائل کو جھونکا، پورے کے پورے پاکستان کے وسائل کو جھونکا گیا صرف اس ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک نقطہ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ البتہ ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یقینی طور پر سزا بھی دے دی گئی، نااہل بھی کر دیا گیا۔ واٹ نیکسٹ؟ اب کیا ہوگا؟ اب اس سچویشن سے باہر کیسے نکلا جائے گا؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا؟ کیا یہ جنرل باجوہ صاحب کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہوگا یا ادارے کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہوگا؟ یہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔